नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें अचानक दुर्घटना होती है जिससे जान जाने का भी जोखिम बना रहता है। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो स्ट्रोक के मामले भारत में भी अधिक देखे जा रहे हैं लगातार। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत में स्ट्रोक से होने वाली मौतें दूसरे नंबर पर हैं। स्ट्रोक की समस्या दफ्तरों और वर्कप्लेस में भी बढ़ती ही जा रही है। ब्रेन स्ट्रोक दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्यु के कारण भी बनता जा रहा है। हल्की सर्दी शुरू हो गई है और इस मौसम में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा हमारी कोई छोटी छोटी कई गलतियां ऐसी होती हैं जो इसका बड़ा कारण बन जाती हैं और हमें जरूरत होती है इसी पर ध्यान रखने की। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक मतीन जी से, डायरेक्टर और हेड न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। और हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सर, स्ट्रोक है क्या, दर्शकों को आप बताइए। देखिए, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा, स्ट्रोक क्या है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं तो वो हार्ट से रिलेटेड सोचते हैं। तो क्लियर कट सी चीज़ है, स्ट्रोक ब्रेन से संबंधित है। ब्रेन के अंदर खून की सप्लाई या रुक जाए या फट जाए तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। रुकने की वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होता है जो 85% टोटल इंसिडेंस होता है उसका, और बाकी जो 15% होते हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। कॉमन सी भाषा में इन्हें लकवा, फालिज, पैलिसिस का अटैक कहा जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति जब बनती है तो उस दौरान आम जनमानस को, आम नागरिक को सबसे पहले, क्योंकि वो हॉस्पिटल लेकर के पहुंचने में काफी दिक्कत होगी, समस्या होगी, समय लगेगा, तब तक उसको क्या करना चाहिए? बहुत दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा है। पहली जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो स्ट्रोक का आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रोक आप लोग सबको समझना होगा, एक टाइम बाउंड इमरजेंसी है। जैसे जैसे हम समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रोक की गंभीरता बढ़ती जाएगी। मरीज़ की जान को और उसके फंक्शनिंग को ख़तरा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये टाइम बाउंड इमरजेंसी, पहला वर्ड। दूसरी चीज़, स्ट्रोक के लक्षण को इमीडिएटली जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक के लक्षण को जानने का जो तरीका होता है वो निमोनिक है, फास्ट अंग्रेज़ी में कहते हैं, या हिंदी में हम बचाव कहते हैं। अगर स्ट्रोक आइडेंटिफाई होता है इन निमोनिक से, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन जैसे आइडेंटिफाई होता है तो इमीडिएटली ज़रूरी होता है कि एक निकटतम स्ट्रोक फैसिलिटी जहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है उस अस्पताल में जाना ज़रूरी है। घर पे किसी भी तरह की दवा ना दें, किसी भी तरह का इंटरवेंशन करने की कोशिश ना करें। मरीज़ को इमीडिएटली अस्पताल शिफ्ट करें जो स्ट्रोक के मरीज़ों को केटर कर सकते हैं। आपने लक्षण का जिक्र किया सर, कब माने कि स्ट्रोक आया है, लक्षण क्या इसके प्रमुख होते हैं ताकि लोगों को इससे पहले कुछ आभास होने लगे? तो जैसा अभी हमने बात करी कि वर्ड फास्ट है या बी फास्ट भी है या हिंदी में बचाव है, लेकिन एक बहुत पर्टिनेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी चीज़। स्ट्रोक जो है वो अचानक, कोई भी चीज़ अगर अचानक हो रही है मरीज़ के साथ, अचानक सडनली, और नेगेटिव चीज़ हो रही है तो हम स्ट्रोक, पहला सस्पिशन स्ट्रोक जाता है। नेगेटिव मतलब, अब आपको मैं इसका उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। मैं बोल रहा था, अब बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं हाथ उठा रहा था, अब नहीं, तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव चीज़, जो चीज़ कर रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे और अचानक हुआ। जैसे ही ये स्टेट चीज़ अचानक और नेगेटिव चीज़ हो रही है तो हम मोस्ट लाइकली एक स्ट्रोक जैसे लक्षण की तरफ कर रहे हैं। अब हम आते हैं फास्ट। फास्ट एक वर्ड है या जिसमें, या बचाव, एफ से फेशियल डेविएशन। फेशियल मतलब चेहरे का टेढ़ापन हो जाना। ए से आर्म, बाजू का वीकनेस आ जाना, आर्म या लेग का वीकनेस आ जाना सडनली। एस से स्पीच में डिस्टर्बेंस, स्पीच लड़खड़ा जाना, स्पीच में दिक्कत आ जाना, बोलने में दिक्कत आ जाना। और टी से टाइम, जब भी हो उसके तुरंत ही एकदम हमें इमरजेंसी कॉल करना चाहिए। तो ये फास्ट जो वर्ड है, अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम 60 से 70% ऑफ दी स्ट्रोक को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इमीडिएटली हम एक्शन ले सकते हैं।
सर सर्दी शुरू हो गई है, ये अमूमन माना जाता है कि सर्दियों में स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है, तो क्या ये सच है और होता है तो आखिर कैसे, क्यों? जी, ये बिल्कुल आपके जो कुछ सवाल है बिल्कुल सही सवाल है। स्ट्रोक में सर्दियों में हमारे पास स्ट्रोक के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। इसका कारण जो है वो हमें पूरी तरह से हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जब भी टेम्परेचर वेरिएशंस होती है और टेम्परेचर एक्सट्रीम में जाता है, बॉडी का हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म, मतलब बॉडी का अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश कर रही है। हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म मतलब अपने आप को बैलेंस करने का जो मैकेनिज्म है वो बिगड़ जाता है, और उसका जो परिणाम ये होता है कि वो स्ट्रोक के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रोक की जो चीज़ें हैं वो मरीज़ के शरीर के अंदर चल रही थी, लेकिन वो बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि अचानक से सर्दी तेज़ हो गई या टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन आ गया, तभी हमारे पास ये इस तरह के इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक और बात कही जाती है सर कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को स्ट्रोक की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, क्या ये भी सच है? और है तो ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर क्यों महिलाओं में कम क्यों, पुरुषों में ज़्यादा क्यों? ये इंसिडेंस भी आपका बहुत ही वैलिड इंसिडेंस है। ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि मेल जो है उनमें प्रीपॉन्डरेंस है, मतलब स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है मेल में पुरुषों में। जो मेल ये होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर जो हार्मोनल साइकिल्स चल रही होती हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब तक वो रिप्रोडक्टिव एज लाइफ में होती हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रुप में होती हैं, तो वो एक तरह का उनको स्ट्रोक का प्रिवेंशन देती हैं। लेकिन जब ये हार्मोनल साइकिल चेंज हो जाती है, जब मीनोपॉजल स्टेट आता है, तो स्ट्रोक के इंसिडेंसेस दोनों में बराबर हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मेल्स जो हैं वो बिल्कुल आपने सही कहा, स्टैटिस्टिकली ज़्यादा प्रोन हैं स्ट्रोक होने के लिए। बट इस स्टेटमेंट के साथ ये कभी इस चीज़ को ना रखें कि अगर ये सिम्टम्स महिला में पाए जा रहे हैं तो वो स्ट्रोक के नहीं हैं। महिलाओं में भी स्ट्रोक होने की संभावना है और उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आजकल के समय में सर हम देखते हैं कि हेडेक हुआ तो लोग स्पा चले गए, पार्लर चले गए, वहाँ पर अपना गर्दन की मसाज कराते हैं, मालिश कराते हैं। क्या इसकी गलत तरीके से मालिश करने से भी इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? और इसके साथ एक और जोड़ देते हैं, क्या डांस में भी इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं क्या? ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये हमारे पास यंग मरीज़ काफ़ी आते हैं जो स्पा गए या नाई के पास बाल कटवाने गए थे और नाई ने बोला कि मैं आपका गर्दन की मसाज कर देता हूँ, या स्पा, और उसके बाद उनको स्ट्रोक के लक्षण हो गए और कुछ हद तक किन मरीज़ों में जानलेवा कंडीशन तक की भी नौबत आ जा सकती है। आप लोगों को अगर याद होगा, दर्शकों को, एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे जिनको एक बॉल गर्दन पे लग गई और उनकी मौत पिच पे हो गई थी। तो ये जो सिम्टम होता है इसे हम कहते हैं, किसी भी चोट लगने की वजह से डाइसेक्शन हो गया, आर्टरी फट गई, आर्टरी में प्रभाव पड़ा। आर्टरी मतलब जो खून ले जा रही धमनियां हैं वो फट गई और खून की सप्लाई वो वाइटल एरिया में नहीं गई। तो इसे जो डाइसेक्शन वाले मरीज़ हैं, ये बिल्कुल ही आपका ये कि विग्रस नेक मूवमेंट, इस तरह के स्पा में जाने से एक्टिविटीज़ में, या नाई अगर गर्दन की मसाज कर रहा है, अगर एबनॉर्मल किया जाए तो बिल्कुल स्ट्रोक होने की संभावना हो सकती है। इसे हम डाइसेक्टिंग स्ट्रोक कहते हैं। सर स्ट्रोक के रिस्क को कम करना कितना मुश्किल है, क्या इसे कम किया जा सकता है? ये स्ट्रोक जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर्स की जब बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर दो तरह के होते हैं। एक आपके हाथ में नहीं है जो नॉन मॉडिफाइबल है, और कुछ जो मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल मतलब आप मेल सेक्स हाँ चेंज करा सकते हैं, लेकिन आप मेल सेक्स, आपकी एज आपके हाथ में नहीं, आपका जेनेटिक्स आपके हाथ में नहीं, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन हम जैसे कहते हैं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना जिसे डिसलिपिडीमिया कहा जाता है, साथ में स्मोकिंग, अल्कोहल का एक्सेसिव इनटेक, फिजिकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ स्लीप, ये सब चीज़ें हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। इन पे हम काम करें। जस्ट एक उदाहरण हम देंगे, अगर आप
ब्लड प्रेशर को, एक हाइपरटेंसिव मरीज़ मतलब जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर वो अपना ब्लड प्रेशर ऑप्टिमम कंट्रोल रखते हैं, वो 60 से 70% स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में हेल्प कर जाता है। स्ट्रोक के दौरान क्या करना चाहिए हमें सर, और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जानना। स्ट्रोक का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्ट्रोक जैसे ही हम तो अभी कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रोक आइडेंटिफाई नहीं होता। तो जैसे अब हमारी पहले प्रश्न में डिस्कस हुआ कि स्ट्रोक आइडेंटिफाई, द मोमेंट हमको स्ट्रोक चीज़ डिफाइन हो गई कि स्ट्रोक की संभावना लग रही है, तो इमीडिएटली स्ट्रोक रेडी अस्पताल में जो स्ट्रोक को हैंडल कर सके, मतलब एटलीस्ट उस अस्पताल में एक सीटी स्कैन की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक का इलाज बिल्कुल चेंज हो जाता है अगर वो इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। इस्कीमिक मतलब जैसे हमने बताया कि नस ब्लॉक हो गई, आर्टरी ब्लॉक हो गई। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब आर्टरी फट गई। तो ये दोनों अवस्था में, दोनों ही सिचुएशन में इलाज बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट हो जाता है। तो ये चीज़ सबसे पहले जो पता चलेगी वो एक सीटी स्कैन से, सिंपल से सीटी स्कैन से पता चलेगी। अगर सीटी स्कैन किसी अस्पताल में नहीं है तो हम स्ट्रोक के इलाज में आगे ही नहीं बढ़ सकते। इसके बाद अब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर गई है कि जो ऐसी पद्धतियाँ आ गई हैं, ऐसी थेरेपीज़ आ गई हैं जिसमें बड़े क्लॉट्स, हम जब बड़े स्ट्रोक की बात करते हैं, जो होते हैं 1/3 स्ट्रोक के कारण का, लेकिन उनसे होने वाले स्ट्रोक जो है वो 70% स्ट्रोक से होने वाली मौतों का कारण और 80% स्ट्रोक से होने वाली डिसेबिलिटी का कारण होते हैं। इस तरह के स्ट्रोक्स में हम अगर उन आर्टरी को खोल पाएँ, उन ब्लॉकेजेस को खोल पाएँ, तो खोलने के 2 तरीके होते हैं। एक क्लॉट लाइटिक ड्रग्स दी जाती है जो 4.5 घंटे तक दी जा सकती है, या एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर होता है जिसमें पैर की जांघ की नस या हाथ की नस से दिमाग की नस में हम पहुंचते हैं और उस क्लॉट को बाहर निकाल लेते हैं और फ्लो को वापस स्टैब्लिश कर देते हैं। ये अप टू 6 आवर्स तक किया जाता है, 6 घंटे तक, लेकिन कुछ केसेस में हम 24 घंटे तक करते हैं। जब ये मैंने आपको टाइमलाइन बताया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको 4.5 घंटे तक वेट करना है। जब भी स्ट्रोक हुआ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्ट करना है, क्योंकि हर सेकंड, हर मिनट हम ब्रेन की कोशिकाओं को, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, हम खो रहे हैं। और एक बार कोशिकाएं चली जाती हैं तो वो वापस नहीं आती। वंस इन लाइफ टाइम होती हैं ये ब्रेन की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स। स्ट्रोक मरीज क्या सर स्ट्रोक के बाद भी एक सामान्य जीवन जी सकता है? स्ट्रोक अगर अंडर इवोल्यूशन हो, स्ट्रोक प्रोग्रेस हो रहा हो, बढ़ रहा हो, इस टाइमलाइन में हम स्ट्रोक को बिल्कुल, स्ट्रोक के सिम्टम्स को रिवर्स कर देते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस हैं जहां टाइम पे मरीज़ आ गया और बड़े स्ट्रोक था जो अंडर इवोल्यूशन था, तो हमने ये थेरेपीज करके स्ट्रोक को रिवर्स कर दिया और मरीज़ जो है चमत्कारिक हुआ। ये चमत्कारिक चीज़ें हुई कि मरीज़ अगले 2 दिन में अपनी चीज़ों पे वापस लौट आया, अपने काम पे वापस लौट आया। जो स्ट्रोक जो आज से कुछ साल पहले हम निराशावाद की स्थिति बताते थे कि ये इतने बड़े स्ट्रोक को तो रिहैबिलिटेशन में, बेड रिडन कंडीशन में, वेजिटेटिव स्टेट में, कोमा की स्थिति में चला जाएगा मरीज़ और परिवार पे बर्डन हो जाएगा फाइनेंशियल, वो अब रिवर्स हो सकते हैं। आगे जो स्ट्रोक होते हैं, जो स्ट्रोक से होने वाली डिसेबिलिटी, अगर उनका हम प्रिवेंशन की दोबारा स्ट्रोक ना हो, और जो स्ट्रोक से हुई डिसेबिलिटी है, जो विकार आ गया है, उसके लिए अगर हम अच्छी रिहैबिलिटेशन थेरेपी करें और अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें, तो उसमें भी हम काफ़ी स्ट्रोक के मरीज़ों को रिहैबिलिटेट करने में, उनकी फंक्शनैलिटी को वापस लाने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल सर। तो ब्रेन स्ट्रोक के किस वजह से होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण हैं, क्या बचाव हैं? लगातार हम डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं और लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं और मुसीबत से पहले कैसे आप उनसे बच सकते हैं। और सेहत और आप में हम बात करेंगे आगे कि आखिर किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सर, एक बहुत और बेहद अहम सवाल बन जाता है, क्योंकि हम अमूमन सुनते हैं और लोगों को भी जानकारी नहीं होगी, लोग सुनते होंगे उसको, कि न्यूरो इंटरवेंशन हो जाता है। आखिर ये है क्या? ये कौन सी बीमारी है? किस बीमारी के नाम है? तो होता क्या है और वजह सबसे बड़ी क्या होती है सर?
न्यूरो इंटरवेंशन बीमारी नहीं, न्यूरो इंटरवेंशन एक विभाग है जिस विभाग को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जिस विभाग में मैं काम करता हूँ, मैं हेड करता हूँ। मुझे बताना पड़ता है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट सुनते होंगे, न्यूरोसर्जन सुनते होंगे, बट न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट जो कि हमारा डिपार्टमेंट, तो एक बड़ी आसान सी भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, विभाग को। हम दिमाग के प्लम्बर हैं, हम दिमाग में प्लम्बिंग का जॉब करते हैं। प्लम्बर क्या करता है? नाली ब्लॉक हो गई तो उसको खोलना, नाली लीक कर गई तो उसको रिपेयर करना ताकि लीकेज रुक जाए। तो एग्जैक्टली हमारा भी दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर यही काम है। जो दिमाग की खून की नालियाँ हैं वो अगर ब्लॉक हो जाए या लीकेज हो जाए तो उन दोनों कंडीशन में हमारा विभाग आता है। इसमें हम ओपन सर्जरी नहीं करते, ब्रेन को ओपन नहीं करते। जैसे अभी हमने आपको बताया, ये एक टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई जिसमें हम कैथ लैब में, कार्डियक कैथ लैब होती है, उसी तरह से न्यूरो इंटरवेंशन लैब्स होती हैं जो एक्सरे बेस्ड लैब्स हैं और उससे थोड़ी एडवांस चीज़ें उसमें हैं। तो इन लैब्स में हम जाके ये प्रोसीजर्स, ये प्रक्रियाएं करते हैं जहां हम रिपेयर भी करते हैं और ब्लॉकेजेस को खोलते भी हैं। तो हम स्ट्रोक में, हम हमारा प्राइमरी जो डीलिंग करते हैं हम वो स्ट्रोक में करते हैं। और युवाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो सर, जैसे क्योंकि आज के समय में अब अमूमन देखा जाता है कि अभी आपने अल्कोहल का जिक्र किया, स्मोकिंग का जिक्र किया, ये अमूमन अब हम ये कह सकते हैं कि फैशन के तौर पर आज के युवा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं ये? यंग स्ट्रोक हमारा जो अस्पताल है वो गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। और आप लोगों को सबको इस बात का पता होगा कि गुरुग्राम में बहुत से ऑफिसेज और आईटी सेक्टर का हब है। काफ़ी यंग पॉपुलेशन है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो गुड़गांव में रहती है, गुरुग्राम में रहती है। और इनके ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो आईटी सेक्टर्स में होते हैं या कॉल सेंटर्स में होते हैं, इनके वर्क लाइफ बैलेंसेस जो होते हैं वो बिल्कुल ही ऑल्टर्ड होते हैं। नाइट शिफ्ट्स चलती हैं, रात में वर्किंग आवर्स बिल्कुल ऑकवर्ड होते हैं। हमने अस्पताल में 25 साल 26 साल की उम्र के स्ट्रोक यंग मरीज़ जो डेस्क पे काम करते करते जिन्हें स्ट्रोक हो गया या पार्टी कर रहे थे, इवनिंग में पार्टी कर रहे थे और रात में उनको स्ट्रोक हो गया। सबसे पहले जब ये आते हैं, क्योंकि साथ में परिवार नहीं होता, ये तो दोस्तों के साथ रह रहे होते हैं, अपने सहकर्मचारियों के साथ रह रहे होते हैं या वो लेके आते हैं, तो द मोमेंट हम उनको बताते हैं कि आप जिनको लेके आए हैं, आपके मरीज़ को स्ट्रोक हो गया है, तो वो तो पहले सबसे डिनाइल में चले जाते हैं। इस एज में स्ट्रोक डॉक्टर साहब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमें बताना पड़ता है ये स्ट्रोक ही है। फिर जब हम थेरेपीज़ की बात करते हैं तो वो फैमिली से कनेक्ट आती है। ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है हमारे साथ गुरुग्राम में कि ये फैमिली से कनेक्ट कराते हैं और फैमिली कहीं दूर बैठे होते हैं, पेरेंट्स कहीं और रह रहे होते हैं। उनको फ़ोन पे समझाना कि भाई आपके बच्चे को या आपके वार्ड को इस तरह की सीरियस चीज़ हो गई और हमें ये स्टेप्स उठाने हैं। और तो उनका सबसे पहला ही होता है, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा 26 साल का है, उसको स्ट्रोक हो गया, 24 साल का है, स्ट्रोक हो गया। तो ये स्ट्रोक यंग में इनका इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ गया है। एक तो लाइफस्टाइल, हम कहेंगे कि लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं। और जो हम स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। एक लोगों के अंदर, यंग पॉपुलेशन में आ गया कि मेरे हाथ में सिगरेट है और मैं सिगरेट का धुआं उड़ा रहा हूँ, तो एक वो फैशन वाली चीज़ आ गई है। ये बहुत ज़्यादा हार्म करती है। चाय सिगरेट सर बहुत फैशन में चल रहा है। अमूमन देखते हैं कि ऑफिस के नीचे जो है चाय और सिगरेट एक साथ। किसी भी चीज़ का एक्सेस, सिगरेट, टोबैको का तो बिल्कुल ही एकदम नेगेटिव सा है। उसका एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन। टोबैको तो ऐसी चीज़ है कि सिर्फ स्ट्रोक नहीं, हर तरह के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में और इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ में टोबैको इम्प्लिकेट होता है। टोबैको एंड स्मोकिंग इम्प्लिकेट होता है। देन एक्सेसिव अल्कोहल, ये भी एक इम्प्लिकेट होता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो लैक ऑफ स्लीप। आपको पता है स्लीप जो एक ऐसी चीज़ है कि स्लीप इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बॉडी को रिपेयर करने का टाइम मिलता है। अगर आप अपने रात की स्लीप 7 से 8 घंटे की एप्रोप्रिएट स्लीप लेते हैं, अच्छा सोते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ
स्लीप है, आप अपने मोबाइल को दूर रखते हैं और मोबाइल को से डिस्टर्ब नहीं होते, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बॉडी रिपेयर करती है, बॉडी को टाइम मिलता है इस तरह शरीर को कि जो भी आपने सुबह से दिन भर उसको अब्यूज़ किया है उससे वो वापस रिकवर कर पाए। लैक ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, इनके इंसिडेंसेस, स्ट्रोक के इंसिडेंसेस ये काफ़ी हमने ज़्यादा देखे और अभी भी हम ज़्यादा देख रहे हैं पोस्ट कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी। यंग स्ट्रोक, यंग एमआईज, यंग हार्ट अटैक्स ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कोविड हुए। इनका एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्टिव जो इफेक्ट मैकेनिज़्म है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक हमें ऐसा लगता है कि जो कोविड के वायरसेस और कोविड की बीमारी जो थी वो हाइपर कोगुलेबिलिटी मतलब ब्लड को गाढ़ा कर रही थी और इसकी वजह से स्ट्रोक के इंसिडेंसेस या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ गए। बिल्कुल सर, आपने एक पूरी नींद का जिक्र किया कि पूरी नींद बेहद ज़रूरी है स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए। वर्क प्लेस का भी जिक्र किया, लेकिन क्या यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी एक बेहद महत्वपूर्ण बात होती है? वर्क प्लेस में सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए? पोस्चर का मेंटेन होना आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब मसल और स्केलेटल हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है कि आप कैसे एर्गोनॉमिकली अपने आप को मेंटेन करते हैं, आपकी मोबिलिटी कैसी रहती है। हमारा नेक का पोस्चर हम देखेंगे कि हम ज़्यादातर डेस्क पे बैठे होते हैं या मोबाइल पे होते हैं और हमारी गर्दन झुकी होती। गर्दन का के ऊपर पूरे जो वेट है वो स्कल का है और ब्रेन का है। जो खोपड़ी है और जो ऊपर है वो काफ़ी बड़ा वेट है। अगर हमारी गर्दन की मांसपेशियां ठीक नहीं हैं तो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या सर्वाइकल डीजेनरेटिव डिजीज़ बहुत कॉमनली होगी। अगर हमारा बैठने का तरीका ठीक नहीं है तो स्पाइन की चीज़ें बहुत जल्दी होगी, डीजेनरेटिव चीज़ें करेंगी और ये भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ये करती है। तो एर्गोनॉमिकली करेक्ट होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्क प्लेस में वर्क एटमॉस्फेयर कैसा है वो तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम ये कहेंगे कि ये एर्गोनॉमिक्स को की तरफ ध्यान दीजिए। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अभी यंग हैं तो उनको ऐसा लगता है बॉडी तो अभी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, बट अगर आप जितना अब्यूज़ करते हैं ना ये लेटर हाफ ऑफ द लाइफ में यही गिव बैक करती है। मैं कहीं पढ़ रहा था सर, लगभग पर ईयर जो है वो 18 लाख पेशेंट आ रहे हैं और उसमें ये भी मैंने पढ़ा कि 2050 तक ऐसी स्थिति आ सकती है कि 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है ब्रेन स्ट्रोक से। कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है और क्या ये जो रिपोर्ट आई है जो मैं पढ़ रहा था ये सच है? बिल्कुल आपने सही स्टैटिस्टिक्स बताए। एक WHO का स्टैटिस्टिक्स है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हर चौथे आदमी में से एक आदमी को स्ट्रोक होगा। आज से 3 साल पहले हर 6वें में से एक का आंकड़ा था, अब ये कम होके हर चौथे में से एक का हो गया। इसका मतलब है स्ट्रोक के इंसिडेंसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आ रही है वो ये यंग की तरफ भी ज़्यादा शिफ्ट करते जा रहे हैं। स्ट्रोक का जो एज ग्रुप है, जब भी हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो उपचार और प्रिवेंशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रोक रेडी सेंटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर का कॉन्सेप्ट है, जहां एक ही छत के नीचे हर तरह के स्ट्रोक के से डील करने की सुविधाएं एक उपलब्ध हों और वो 24/7/365 रेडी हों। हमारे बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं जहाँ ये सुविधाएं हैं, लेकिन 24/7/365 का रेडीनेस का पे कभी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो वो रेडी हो, स्ट्रोक रेडी सेंटर्स हों, ये उपचार के लिए है। जब भी प्रिवेंशन की हम बात करें तो हम अपने आप को स्ट्रोक रिस्कोमीटर पे देखें कि हमारा, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, या हमारी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, या हमें डायबिटीज़ के लक्षण आ रहे हैं और हमें डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है, तो एक रेगुलर चेकअप में रहें, रेगुलर अपने आप के डॉक्टर्स को दिखाते रहें, प्रिवेंटिव चेकअप्स पे रहें, और अगर ये डिटेक्ट होती हैं तो उसको बड़ा एग्रेसिवली कंट्रोल करें ये रिस्क फैक्टर्स को। इस चीज़ से ना घबराएं। अभी फ़िलहाल की बात है, आशु भाई की बात है, आज हमारे किसी साथी ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है, क्या मुझे ये दवा हमेशा खानी पड़ेगी या बीच बीच में खा के छोड़ दूँ? तो इस तरह का सवाल ना रखें।
इस तरह के सोच ना रखें कि ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिन्हें हम मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं, ये बुखार की तरह होती है कि जिनमें हमने पैरासीटामोल खाया जो ज़्यादातर डिजीज़ इस तरह की डिजीज़ में आपको मेडिकेशंस लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। उसका ऊपर नीचे आपके ट्रीटमेंट पे, आपके रिजल्ट्स पे वेरी करता है, बट ज़्यादातर लाइफ लॉन्ग, और आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। सर, आपने अस्पतालों का जिक्र किया 24/7 और 365 डेज़ का, तो ऐसे में हालांकि सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि अगर सरकारों को कुछ करना हो तो वो क्या कह सकती हैं, क्योंकि ऐसी सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है सर, अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम क्लॉट जो लाइसिस की दवा होती है, क्लॉट लाइसिस की एक दवा होती है जिसे हम एल्टीप्लेस कहते हैं, जो यूज़ होती है। अब वो एक टेनेक्टिप्लेस के नाम पे भी एक दवा आ गई है। इसका यूजेज ही जो है वो काफ़ी कम है। अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही जहां हमको यूज़ होना चाहिए, तो उन केसेस में 100 में से 1 केस में यूज़ हो पा रही है। तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, अवेयरनेस का बढ़ा रही हैं, इन दवाओं को फ्रीली अवेलेबल करा रही हैं, और इसका यूजेज प्राइमरी केयर सेंटर्स में और उनमें भी हो रहा है। इसका धीरे धीरे इंसिडेंसेस ट्रीटमेंट का बढ़ रहा है। जो हम एडवांस थेरेपीज़ की बात करते हैं, जो स्ट्रोक की एडवांस थेरेपीज़ होती हैं, उनका अनफॉर्चुनेटली अभी बड़े शहरों में ही, टियर 1 सिटीज़ में ही अवेलेबल है, बट धीरे ऐसी चीज़ें चल रही है कि ये अब नेक्स्ट लेवल की सिटीज़ में भी आनी शुरू होंगी और आएंगी ये, क्योंकि ये ट्रीटमेंट, अगर हम स्ट्रोक एसोसिएशन की गाइडलाइन देखें तो ये ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। इसके लिए ये टाइम बाउंड ट्रीटमेंट है, इसके लिए मरीज़ को दूर से कहीं से ट्रैवल होकर बड़े शहर आने में कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मरीज़ अपना टाइम लूज़ कर देते हैं और फिर ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। सर, एक और आखिरी सवाल आपसे, स्ट्रोक से बचने के क्या उपाय और दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप? बहुत स्ट्रोक के बारे में जो चीज़ है कि एक हमारे पास एक बहुत ही पर्टिनेंट सा एग्जाम्पल था। हमारे अस्पताल के सामने 2 यंग मरीज़ थे, बिल्कुल ये आसपास के वक्त में आए थे। जस्ट एक इस इंसिडेंट से बताना चाहूँगा। एक यंग मरीज़ जिसे स्ट्रोक हो गया, फैमिली ने पहले डिनाइल में रही कि ये इसको तो स्ट्रोक हो ही नहीं सकता, जैसा हमेशा रहता, अभी हमने डिस्कस किया ना, यंग पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है। फिर जब उन्हें यकीन हुआ कि ये स्ट्रोक हो गया तो उसको शिफ्ट करा दिया गया एक ऐसी जगह जहाँ झाड़ फूक की अवेलेबल था। वो बिल्कुल हमारे अस्पताल के सामने रहते थे। 3 दिन के बाद वो मरीज़ हमारे पास आया। हमारे पास पैरालिसिस की अवस्था में, हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे, बेड रिडन था। 3 दिन के बाद आया, तब तक ब्रेन डैमेज हो चुका था। कुछ इसी के 1 हफ्ते के बाद अंतराल में एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ केस था। उसकी भी फैमिली वहीं झाड़ फूक की जगह जाना चाह रही थी। उसके दोस्त जो थे वो प्रिवेल कर गए फैमिली के ऊपर। उन्होंने बोला नहीं, सामने अस्पताल आप लेके चलिए। वो मरीज़ अगले दिन चलता हुआ था, क्योंकि हमने उसका क्लॉट निकाल लिया था। तो स्ट्रोक के अवेयरनेस का पहला होना कि स्ट्रोक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट संभव है अगर हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, अगर हम टाइमली एक्ट करें। तीसरी जो मैसेज है, स्ट्रोक प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम इसको पहले इस चीज़ का हमें आभास हो कि एक ये डिज़ीज़ है जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बर्डन करती है। इकोनॉमिकल बर्डन आपको समझना होगा कि स्ट्रोक के मरीज़ की जान तो जाती है, उससे ज़्यादा ये डिसेबल हो जाते हैं, ये बिस्तर पे पड़े होते हैं, ये फैमिली को एक इकोनॉमिकल लायबिलिटी रहती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी पड़ जाती है, और ये आगे जाके बहुत ही दुखदायक होता है मरीज़ों के साथ और परिवार के साथ भी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाती है। तो स्ट्रोक के प्रिवेंशन में भी काफ़ी ध्यान दीजिए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका समय देने के लिए, स्टूडियो आने के लिए। तो सर, ये थे डॉक्टर तारिक मतीन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप स्ट्रोक से बच सकते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनके उपाय क्या हैं। तो आप अपना बेहद ख्याल रखिए और अपने आसपास वालों का भी बेहद ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सेहत और आप में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।